नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन से कम्यूटेटर और ब्रश के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फील्ड मैग्नेट और आर्मेचर के बारे में जाना था। तो आइए चलते हैं। देखिए, कम्यूटेटर को मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखवा रखा है जिसे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट, आमतौर पर उच्च चालकता वाले हार्ड्रॉन तांबे से बना हुआ होता है। कम्यूटेटर आपका किससे बना हुआ है? कम्यूटेटर आपका हार्ड्रॉन तांबे से बना हुआ है। तो आप देखेंगे आमतौर पर उच्च चालकता यानी हाई कंडक्टिविटी, तांबा एक्चुअल में हाई कंडक्टिविटी ही होता है। तो आप देखेंगे हार्ड्रॉन तांबे से बना हुआ होता है। हार्ड्रॉन का मतलब तना हुआ, खिंचा हुआ, तांबे से बना हुआ होता है। तो ये बात याद रखनी है, हार्ड्रॉन कॉपर से बना हुआ होता है। कम्यूटेटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, पहला हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, कम्यूटेटर खंड के बीच इंसुलेटिंग मटेरियल प्रदान की जाती है। कम्यूटेटर खंड, पहले हम जानेंगे कम्यूटेटर खंड क्या होते हैं। देखिए, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? कम्यूटेटर है। ये आप पूरा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है? पूरा ये जो गोल चक्री आप देख रहे हैं इस फिगर में, मेन पार्ट्स ऑफ 4 पोल डीसी मशीन मैंने बनाया हुआ है फिगर। तो आप बीचों बीच देखेंगे ये क्या है? कम्यूटेटर है। और कम्यूटेटर के यहाँ पे क्या है? खंड कटे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स कहलाए जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये कई सारे इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट्स या कम्यूटेटर खंड है। तो इन दो खंड को अगर मैं बात करूं कम्यूटेटर सेगमेंट्स के, किन्हीं दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच, ये आप देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखा है रेड मार्क से, किन्हीं दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच इंसुलेटिंग मटेरियल प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल आपका होता है थिन शीट ऑफ माइका। माइका की इसमें शीट लगाई जाती है। किसकी? थिन शीट ऑफ माइका। माइका एक तरीके का क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो कि क्या काम करेंगे? जैसे ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वो इन कम्यूटेटर सेगमेंट्स से बनती है। ठीक है ना, क्योंकि जो करंट होगा वो कहां पे पहुंचेगा? कम्यूटेटर सेगमेंट पे। जनरेटर की अगर मैं बात करूं तो आर्मेचर वाइंडिंग पे क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा तो वो कहां पे पहुंचेगा? कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे। यही आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी वो कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई रहती है। यहीं से हम क्या कर लेते हैं? कम्यूटेटर क्या करता है? उसे कन्वर्ट कर लेता है। किसमें? एसी से डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। तो आउटपुट पे हमें इसी कारण डीसी मिलना शुरू हो जाती है। तो बस आपको याद क्या रखना है, ये जो आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं जो आप देख रहे होंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट कह लीजिए या खंड कह लीजिए, इसके बीच ये आप देख रहे होंगे ये क्या है? माइका की शीट लगी हुई रहती है। ये जो थिन शीट ऑफ माइका होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है 6 mm से 8 mm तक की होती है। और इसकी झेलने की क्षमता कितनी होती है? वो 30 वोल्ट से 40 वोल्ट तक झेलने की क्षमता होती है। इसके बाद क्या होगा, अगर आप 30 वोल्ट से या 40 वोल्ट से ऊपर इसको ले जाते हैं, इस रेंज से ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या होगा? माइका की जो शीट है, इंसुलेशन प्रोवाइड करा रखी है आपने, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कैसे? जो ये वाइंडिंग आप बांध रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग इन कम्यूटेटर सेगमेंट्स में, अगर आप इसकी वोल्टेज को 30 से 40 वोल्ट से ऊपर ले जाते हैं तो ये माइका की शीट जो है वो काम नहीं करेगी। ये क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और दोनों वाइंडिंग आपस में क्या हो जाएंगी? शॉर्ट हो जाएंगी। आप जानते होंगे किसी भी वाइंडिंग के दो सिरे होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है क्या? नेगेटिव। तो अब आप समझ गए होंगे, एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा? सेगमेंट नेगेटिव। उनके बीच माइका लगी रहती है। क्या लगी रहती है? थिन शीट ऑफ माइका। तो वो माइका क्या हो जाएगी? अगर 30-40 वोल्ट से ऊपर हम ले जाएंगे तो माइका आपकी फूक जाएगी, माइका इंसुलेशन आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को कम्यूटेटर राइजर के माध्यम से कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ा जाता है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्यूटेटर राइजर।
कम्यूटेटर राइजर आपको मैं बताऊं, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है और ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो लगे हुए हैं, इनके बीचों बीच क्या लगता है, कम्यूटेटर राइजर। कम्यूटेटर राइजर क्या काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आईटीआई के एग्जाम में यही पूछा भी गया था कम्यूटेटर राइजर के बारे में, ठीक है। इन दोनों के बीच आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीचों बीच क्या लगाया जाता है, कम्यूटेटर राइजर। कम्यूटेटर राइजर किस लिए लगाया जाता है ये मैं आपको बता देता हूं। कम्यूटेटर राइजर इसलिए लगाया जाता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है इस पे, आर्मेचर वाइंडिंग पे, उससे जो करंट बनेगा वो सुगमता पूर्वक यानी बड़े स्मूथ तरीके से फ्लो कर जाए और कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे पहुंच जाए। इसी कारण हम लोग कम्यूटेटर राइजर का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत फायदे होते हैं कम्यूटेटर राइजर के, जैसे कि वाइब्रेशंस इसमें उत्पन्न होती है मशीन के अंदर, तो वो भी वाइब्रेशन कम हो जाती है। तो ये कम्यूटेटर राइजर के फायदे हैं। पहले ही मैं इस पॉइंट को फिर भी क्लियर कर देता हूं, आर्मेचर और कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीचों बीच हम कम्यूटेटर राइजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट की अधिक संख्या का उपयोग करके डीसी जनरेटर के आउटपुट पे रिपल्स को खत्म किया जा सकता है। देखिए, रिपल्स को अगर हमें समाप्त करना है, रिपल्स एक तरीके की क्या होती है, एरर होती है। एक तरीके की क्या होती है, एरर होती है। आपको पता होगा कि जनरेटर की अगर मैं बात करूं, डीसी जनरेटर की, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलता है, डीसी मिलता है, और डीसी होती है कांस्टेंट। बट यहाँ पे हमें मिलती है क्या, पल्सेटिंग डीसी मिलती है। एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाता है बाय कम्यूटेटर के जरिए, तो आउटपुट पे हमें डीसी मिलती है। और डीसी हमें प्योर नहीं मिलती है, ये पल्सेटिंग होती है। इसके अंदर क्या होती है, रिपल्स होती हैं। इन रिपल्स को खत्म करने के लिए प्योर डीसी आउटपुट पे आपको मिल जाए, शुद्ध डीसी आपको आउटपुट पे मिल जाए, ऐसा कम्यूटेटर अगर सेगमेंट अगर आप ज्यादा यूज करेंगे, अधिक संख्या में उपयोग करेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट्स का अधिक संख्या में यूज करेंगे, तो रिपल्स को क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन डीसी मशीन विच कन्वर्ट आइदर एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। ऑब्वियस सी बात है, कम्यूटेटर की ये वर्किंग प्रिंसिपल है। क्या कम्यूटेटर किस तरीके से वर्क करता है, देखिए यहाँ पे एसी टू डीसी, एसी टू डीसी, ऑब्वियस सी बात है। जनरेटर के लिए क्या करता है, जनरेटर के लिए एसी टू डीसी वर्क करता है ये, यानी एसी को डीसी में कन्वर्जन करता है कम्यूटेटर, और मोटर के केस में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, इस वाले पॉइंट में क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये होता है कि यहाँ पे देखेंगे आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एक रेक्टिफायर का काम है। किसका, रेक्टिफायर का काम होता है, ठीक है ना। और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देना, ये एक तरीके से किसका काम होता है, इन्वर्टर का काम होता है। ये किसका काम होता है, ये इन्वर्टर का काम होता है। तो इसे क्या बोला जाए, कम्यूटेटर किस तरीके से वर्क करता है, वर्क एज ए रेक्टिफायर और वर्क एज ए इन्वर्टर। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, यहाँ पे ये वर्क करता है एज ए रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर की तरह आपका क्या करता है, कम्यूटेटर वर्क करता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया है। ये हमारा वर्क किस तरीके से करता है, कम्यूटेटर एज ए रोटरी कन्वर्टर मशीन के अंदर काम करता है। तो ये एज रेक्टिफायर भी वर्क करेगा और एज ए इन्वर्टर भी वर्क करेगा जनरेटर और मोटर के केस में, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ब्रश के बारे में जानेंगे। अब हम लोग ब्रश के बारे में जानेंगे। ये जितने भी पॉइंट थे वो कम्यूटेटर के बारे में थे। अब हम लोग ब्रश के बारे में जानेंगे। देखिए ब्रश के बारे में, देखिए सबसे पहले वर्किंग जानेंगे ब्रश के बारे में। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम आर्मेचर वाइंडिंग थ्रू कम्यूटेटर एंड कन्वे एक्सटर्नल लोड सर्किट। आपको मैं बता दूं, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि
कॉइल के सन, जैसे ये आपका ये नॉर्थ है, ये आपका क्या है नॉर्थ है, और ये आपका क्या है साउथ है। इसमें कॉइल बंधी हुई रहती है, कॉइल बीच में आर्मेचर कॉइल हो गई, और ये इस तरीके से आपने थिन शीट ऑफ माइका हो गई। यहाँ पे आपके क्या है ब्रश है, यहाँ पे आपके क्या है ये ब्रश आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लोड डीसी जनरेटर का केस ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये जो ब्लैक मैंने कर दिया है, शेडेड ब्लैक शेडेड कर दी, ये आपके क्या होते हैं ब्रश होते हैं। देखिए दो ही प्रकार के हम लोग ब्रश यूज करते हैं, एक करते हैं कॉपर ब्रशेस और एक करते हैं कार्बन ब्रशेस। हाल फिलहाल में इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लें कि ब्रश की एक्चुअल में वर्किंग क्या है। देखिए, टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम आर्मेचर वाइंडिंग थ्रू कम्यूटेटर एंड कन्वे एक्सटर्नल लोड सर्किट। देखिए इसका मतलब हम जानेंगे, ये क्या काम करते हैं, करंट को कलेक्ट करते हैं। करंट कैसे, जब ईएमएफ इंड्यूस होगी, जनरेटर का केस बता रहा हूं, जब आर्मेचर पे ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के जरिए ले ली जाएगी और क्या काम करेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे आएगी, वो ब्रश क्या करेंगे कम्यूटेटर सेगमेंट से टकराएंगे। जैसे ये आपका देखिए रोटर आर्मेचर वाइंडिंग है, और आर्मेचर वाइंडिंग यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग से क्या होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे पहुंचेगा करंट। देखिए यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे करंट पहुंचेगा, और ये करंट किसके द्वारा, ब्रश ऐसे टकराते रहेंगे इससे कम्यूटेटर के सेगमेंट से, और ये क्या करते रहेंगे, करंट को कलेक्ट करते रहेंगे, करंट को लेते रहेंगे। तो आप समझिएगा, टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग से करंट को क्या करते रहेंगे, कलेक्ट करते रहेंगे थ्रू कम्यूटेटर, इसके बीच कौन सा जरिया है कम्यूटेटर का, एंड कन्वे एक्सटर्नल लोड, और ये कहां पे देते रहेंगे, लोड पे आपको देते रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने रेजिस्टिव लोड बना रखा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रश किस लिए यूज करा जाता है, टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम द आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, थ्रू कम्यूटेटर सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन स्मॉल मशीन कार्बन ब्रश प्रयोग में लाया जाता है। याद रखने हैं कि जो स्मॉल मशीन्स होती हैं उसमें स्मॉल मशीन्स में कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और लार्ज मशीन में आप देखेंगे कार्बन व तांबे के मिश्रण को अपनाया जाता है। इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं मेटल ग्रेफाइट का, इसका मेटल ग्रेफाइट। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लार्ज मशीन में, ये एग्जाम में आया हुआ है, मेटल ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट एक तरीके का क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी कि कार्बन, एक शुद्ध कार्बन होता है ग्रेफाइट। तो ये आपको याद रखना है, मेटल ग्रेफाइट, ठीक है। तो स्मॉल मशीन्स के लिए हम लोग कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, और लार्ज मशीन के लिए कार्बन और कॉपर दोनों ही मिश्रण में रहते हैं, या फिर हम ये कहें कि मेटल ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम कार्बन ब्रशेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कार्बन की कुछ एडवांटेजेस भी होगी, क्योंकि हर कोई बंदा जानता है कि कार्बन जो होता है हमारा, जो हमारा कार्बन होता है उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हम इसे क्यों यूज करने लगे ब्रश के तौर पे, देखिए इसको हम ब्रश के तौर पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, फायदे भी होते हैं। देखिए इसके क्या क्या फायदे हैं, पॉइंट में बताऊंगा मैं, डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट देखें, जो ऑक्सीकृत नहीं होता, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बावजूद भी कार्बन पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता, किसका, ऑक्सीजन का, यानी कि एयर का। एयर के मीडियम में अगर इसे रखा जाए, एयर के अंडर में इसे रखा जाए कार्बन को, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। देखा होगा आपने, अगर कॉपर को रखें या आयरन को रखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा कि जंग लग जाता है, इसी तरीके से कॉपर को भी अगर हम खुले में रखते हैं, यानी हवा में रखते हैं, यानी एयर में रखते हैं, तो उस पे क्या हो जाएगा, कार्बन पे
एक तरीके की परत चढ़ जाती है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनेट। याद रखिएगा, जिसे हम कार्बोनेट बोलते हैं, उसकी परत उस पर चढ़ जाती है। ठीक है ना, कार्बन कॉपर के ऊपर परत चढ़ जाएगी जिसे हम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्यों चढ़ जाती है? क्योंकि हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उस पे कॉपर पे परत चढ़ जाती है कार्बोनेट की। इस कारण से हम लोग कॉपर को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जैसे ही ये परत चढ़ेगी, एयर के कांटेक्ट में आएगा, धीरे धीरे क्या है, कॉपर डिस्ट्रॉय होता रहेगा। इसलिए उसकी लाइफ थोड़ा शॉर्ट है। और यहाँ पे देखेंगे कार्बन की लाइफ बहुत ज्यादा है। और एक तरीके से मैं ये कहूँ, इसी पॉइंट के माध्यम से और भी कुछ बताना चाहूंगा, एक तरीके से इसकी सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी। देखेंगे, देखिए, जो कार्बन की होती है प्रॉपर्टी, वो होती है सेल्फ लुब्रिकेंट। ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। ये सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी कार्बन की होती है। सेल्फ लुब्रिकेंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। सेल्फ लुब्रिकेंट एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे ही खुद का मेंटेनेंस कर लेते हैं। इसमें मेंटेनेंस हमें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी कि हम ये कहें कि कॉपर पे एक तरीके से परत जम जाती है कार्बोनेट की, बट इस पे नहीं जमती। इस तरीके क्यों? इसलिए हम इसे कहेंगे एक तरीके से सेल्फ लुब्रिकेंट इसकी प्रॉपर्टी है। खुद ही अपने हिसाब से अपना मेंटेन करके कार्बन चलता है। ठीक है, तो उसी को ही हम बोलते हैं सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अधिक तापमान पर कार्य कर सकता है। अधिक तापमान पर बिल्कुल इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कार्बन का, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है कार्बन की बनिस्पत। तो इसलिए जो कॉपर है वो एकदम से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे कार्बन की लाइफ क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि ये अधिक तापमान में भी रह सकता है। तो कार्बन के बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। अब एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि सब लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कार्बन में तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट तो कम पास होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें फायदे क्या हो जाते हैं कि यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट पे जब ब्रश टकराते हैं, देखिए ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, जब इससे ब्रश टकराता रहेगा इस तरीके से, तो इधर स्पार्क ज्यादा प्रोड्यूस होती है। स्पार्क प्रोड्यूस होने का मतलब हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। जब हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? अपने आप ही उसका रेजिस्टेंस गिर जाएगा। तो कार्बन का रेजिस्टेंस ऐसे में क्या हो जाता है? गिर जाता है। और जब कार्बन का रेजिस्टेंस गिर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, करंट अच्छे से पास होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक फायदा हो जाता है कार्बन ब्रशेस का लगाने का भी। ठीक है, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पेपर के लिए बताता हूं। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पे लिख रहा हूं कार्बन और यहां पे लिख रहा हूं कॉपर। देखिए, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं। देखिए, कार्बन जो होता है उसमें लो करंट हाई वोल्टेज होती है। लो करंट हाई वोल्टेज। और इसमें कॉपर में क्या होती है? हाई करंट लो वोल्टेज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी बार आया हुआ है। कॉपर क्या होता है? कॉपर में कॉपर का इस्तेमाल जब किया जाता है जब हमें लो करंट और हाई वोल्टेज की डिमांड हो। ठीक है, और कॉपर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हाई करंट लो वोल्टेज की डिमांड हो आउटपुट पे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कुछ और भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कम्यूटेटर और ब्रश के बारे में पूरी तरीके से जान लिया है। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, और कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोल शू है। क्या है? पोल शू। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पोल शू लगाए जाते हैं। यहाँ पे पोल शू लगाए जाते हैं। पोल शू ये होता है आपका पोल कोर। ये क्या होता है आपका? पोल कोर। ये होता है पोल शू।
नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये होता है आपका पोल शू। पोल शू पोल कोर से बोल्टेड किए जाते हैं बाय काउंटर संक स्क्रू। बाय काउंटर संक स्क्रू याद रखना है, किसके द्वारा? काउंटर संक स्क्रू के द्वारा। काउंटर संक स्क्रू के द्वारा यहां पे क्या है, इनको बोल्टेड कर दिया जाता है। किसको? पोल शू को कोर के साथ, पोल कोर के साथ पोल शू को क्या कर दिया जाता है? बोल्टेड कर दिया जाता है। किसके जरिए? काउंटर संक स्क्रू। काउंटर संक स्क्रू एक तरीके का पेंच होता है, उसके द्वारा ये क्या है, कस दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और भी बता देता हूं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एंड कवर के बारे में। एंड कवर के बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हाल ही के एग्जाम में इसको भी पूछा गया है। एंड कवर देखिए, समझिएगा थोड़ा बात को। देखिए मैं पेन के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे कि एक पेन है, ठीक है ना, कभी कभार क्या हो जाता है, एंड कवर को समझाते वक्त काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार योक और एंड कवर में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि योक और एंड कवर में क्या अंतर होता है। देखिए ये मैं इसको पेन को पीछे से खोल देता हूं और आगे से इसको मैंने हटा दिया। देखिए ये जो पार्ट होता है, अब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है, योक है। ये क्या है, पूरा योक है। तो आप इसमें देखेंगे, अगर मैं इस पेन को इस तरीके से रखूं तो आपको इसका आउटर पार्ट, फ्रंट पार्ट दिखाई देगा और ये बैक का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको फ्रंट का पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो ये जो आउटर पार्ट है ये इसका क्या है, योक है। इसके पीछे मैं ये कवर लगा देता हूं इस तरीके से, और इसके आगे की तरफ ये कवर लगा देता हूं इस तरीके से। तो ये दोनों कवर हो गए, ये हमारे क्या हो गए, एंड कवर। इन्हीं को ही बोला जाता है, इन्हीं को ही एंड प्लेट का नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया, एंड प्लेट। ये जो मैंने कम्यूटेटर साइड पे लगाया है, यानी कि ये जो यहाँ पे कवर लगाया है, आप देखेंगे इसको, जो मैंने यहाँ पे कवर लगाया है कम्यूटेटर साइड पे, इसको फ्रंट एंड प्लेट या एंड कवर भी कहा जाता है। और इसके पीछे जो मैंने ये कवर जो लगाया है, ये वाला कवर जो पीछे की तरफ लगाया है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेयर एंड कवर या एंड प्लेट भी से बोला जाता है। तो जो कम्यूटेटर की साइड लगाया जाता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड कवर, और पीछे की तरफ जो लगाया जाता है, इसमें मशीन के पीछे की तरफ जो कवर लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रेयर एंड प्लेट, ठीक है, या एंड कवर भी से बोलेंगे, ठीक है। आपको मैं एक बात और बता दूं, जो फैन लगता है इसे कूलिंग करने के लिए मशीन को, वो कम्यूटेटर साइड पे ना लग के, यानी कि आगे की तरफ ना लग के पीछे की तरफ लगता है। तो आगे की तरफ नहीं लगेगा, जहां पे कम्यूटेटर लगाया जाता है, कम्यूटेटर आपका क्या है, यहाँ पे लगाया जाता है, तो पीछे की तरफ आपका क्या लगेगा, यहाँ पे फैन लग जाएगा, ठीक है। जैसे रोटर घूमेगा ऐसे ही आपका फैन भी घूमना शुरू होगा। देखिए और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हम कवर लगाते हैं, एंड कवर जो हम लगाते हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ये एक तरीके से क्या होते हैं, इनमें बेरिंग्स लगे हुए रहते हैं, जिसपे रोटर आपका, रोटर का जो शाफ्ट होता है वो घूमेगा, ठीक है, सुगमता पूर्वक वो भी रोटेट करेगा। तो ये सारे पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस करे। तो पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन में हमने फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, कम्यूटेटर और ब्रश के बारे में भी जाना, और कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स भी हम लोगों ने जाने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।